हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, साइज, जेड इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज डिस्कस की थी और आज मैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अंदर ये होता है कि जब किसी एटम में पहला इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दूसरा डालेंगे तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको क्लियर है कि नॉन मेटल्स का जेड इफेक्ट ज़्यादा होता है, यानी उसका न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैलेंसी शेल तक ज़्यादा पहुंचता है। तो जब किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में, किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस नॉन मेटल बोलूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो नॉन मेटल में जब इलेक्ट्रॉन इन्फानाइट से एंटर करता है तो जो एनर्जी रिलीज करता है, इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो नाम से क्लियर है कि नॉन मेटल ने, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और एक एनर्जी रिलीज की, इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं मैं। और अब यहां पर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन एटम जो है उसके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन 2 6 नॉन मेटल है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो O माइनस बनेगा और फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O माइनस 2 बनेगा। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो हो गई इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, O से O माइनस 2 जब बना रहा है वो, और O माइनस से O माइनस 2 जो बना रहा है तो ये इसकी हो जाएगी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इस केस में क्या है कि अब ये फर्स्ट ऑक्सीजन का तो जेड इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये EgH1 जो कि एक्सोथर्मिक है, जो कि क्या है, एक्सोथर्मिक है। बट इसका जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एंडोथर्मिक है। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हो जाता है इसका एंडोथर्मिक, यानी फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, फर्स्ट वाले की जो वैल्यू होती है वो होती है -141 किलोजूल पर मोल, और जो सेकंड वाली है वो है पॉजिटिव 702 किलोजूल पर मोल। मैं क्लियर कर दूं, ये वैल्यू लर्न नहीं करनी है तो ठीक है, मेरे को याद है तो इतना टाइम से पढ़ा रहा हूं तो याद हो गई है मेरे को, लेकिन आपको तो क्या लिखना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या हो गई, एक्सोथर्मिक, और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई एंडोथर्मिक। तो हमेशा किसी भी नॉन मेटल की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक ही होगी। डेल्टा H1 फर्स्ट वाला तो नेगेटिव होगा और सेकंड वाला पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट वाला तो नेगेटिव ही होगा हमेशा, क्यों? क्योंकि वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूट्रल नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनी नॉन मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज एंडोथर्मिक। उसका रीजन ये है कि ये O-2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है इसके अंदर, अब जो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है इसके अंदर, ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन O-2 यानी नेगेटिव स्पीशीज में एंटर कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स आ जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, O-2 में जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन O-2 में एंटर कर रहा है उसको रिपल्शन फेस करना पड़ेगा O-2 से। तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट इस इलेक्ट्रॉन को O-2 में एंटर करके O-2 आयन बनाना है, तो डेफिनेटली बाहर से फोर्स देना पड़ेगा, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से किसी भी नॉन मेटल की जो सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगी। रीजन ये लिखेंगे कि सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज के अंदर एंटर करेगा और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी नेगेटिव स्पीशीज में एंटर करेगा
तो वहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा, और इस वजह से उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। उसको O-2 आयन में कन्वर्ट करने के लिए, -2 आयन में कन्वर्ट करने के लिए, इस वजह से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को छोड़ के आगे वाली सारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। अब यहां पर एनसीईआरटी बुक 12 के अंदर ही एंड एक्सरसाइज में 7.19 क्वेश्चन है। नोइंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू फॉर O to O minus and O to O minus 2 is -141 and 70 kilojoule per mole, जो मैंने यहाँ लिखी respectively. How can you account for the formation of a large number of oxide having O minus 2 ion species and not O minus? अब ये बोल रहा है कि ना, इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन ये कर रहा है, इस क्वेश्चन का मीनिंग एक्सप्लेन कर दूं कि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक है तो फिर O-2 आयन के ऑक्साइड क्यों मिलते हैं? O-2 आयन के ऑक्साइड का मतलब समझो, हम जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, हम आयरन ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, हम Fe2O3 की बात कर रहे हैं, हम SnO2 की बात कर रहे हैं, हम PbO की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम Na2O की बात कर रहे हैं। इन सब में सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, स्टेनिक ऑक्साइड, ठीक है, और प्लम्बस ऑक्साइड, तो ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं, कोई भी ऑक्साइड्स देख लो आप, सारे ऑक्साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन पर -2 आयन है। तो ये बोल रहा है क्यों है -2 आयन, ऑक्सीजन पे -2 क्यों है? ठीक है, यानी यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस है ना, ध्यान रखना, O2 पे नहीं, O2 पे तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे ऑक्साइड, इसमें भी O पर -2 है, ऑक्सीजन पे -2 है, इसमें भी ऑक्सीजन पे -2 है, तो ये बोल रहा है फिर -2 के क्यों बनते हैं? तो इसका रीजन उसने बुक के अंदर ही दे रखा है, ये हिंट भी उसने क्वेश्चन के पास में ब्रैकेट में लगा रखा है। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे को ओवरऑल स्टेबिलिटी से मतलब होता है। हमको किससे मतलब होता है? ओवरऑल स्टेबिलिटी से मतलब होता है। मैं जैसे एक एग्जांपल दूं कि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 जगह इन्वेस्टमेंट किया, और अगर हमको हमारा कोई ऐसा पोर्टफोलियो है, हमारा कोई एक ऐसा फंड है जिसमें 3 पोर्टफोलियो है, 3 शेयर्स हैं, और तीनों शेयर्स कंबाइंड लेना जरूरी है। अब हमारे को अगर तीनों शेयर्स में लगातार उसका नेट रिजल्ट हमारे पास गेन आ रहा है, तो हम उस चीज को कंटिन्यूस करेंगे और हम उसमें स्टेबल ही बने रहेंगे। तो यहाँ पर भी वही वाली बात है कि यहाँ पर भी 3 चीजें हैं, 3 पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड, 2 तो ये बातें हो गई बेटा, ठीक है। और अब थर्ड पॉइंट क्या हो गया? अब जब O-2, अब जैसे Mg+2 का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अब ये Mg+2 ने जब O-2 से कंबाइंड किया तो क्या बन जाएगा? MgO निकलेगा, और MgO बनते ही क्या हो जाएगा? जो लेटिस एनर्जी है वो रिलीज होती है। अब ये लेटिस एनर्जी जो O-2 आयन का जो लेटिस एनर्जी है, लेटिस एनर्जी को मैं Le लिख देता हूं। तो ये लेटिस एनर्जी, चलो एक काम करते हैं, पहले O-1 का बना लेते हैं। तो अगर मैं O-1 का Mg से बनाऊंगा तो यहां पर 2O-1, तो ये बन जाएगा MgO2, क्योंकि यहां मैंने ऑक्सीजन पे -1 लिया है। और यहाँ पर जो लेटेस्ट एनर्जी रिलीज हुई वो Le1 रिलीज हुई, लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है, ये लेटेस्ट एनर्जी। अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें Mg+2 और O-2 लिया। अब यहाँ पर मैंने ये किया MgO, तो ये MgO बना और लेटेस्ट एनर्जी 2 रिलीज हुई, या ठीक है। तो होता क्या है कि जो ये लेटेस्ट एनर्जी 1 है और लेटेस्ट एनर्जी 2 है, तो जो लेटेस्ट एनर्जी 2 है वो बहुत ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? लेटेस्ट एनर्जी 1 के, यानी ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया। तो ये जो प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो ये जो प्रॉफिट है वो हमारे इस इन्वेस्टमेंट को कंपनसेट कर देता है। मतलब देखो, ये -141 मतलब एक्सोथर्मिक, ये तो प्रॉफिट हुआ। हमको प्रॉफिट कितना हुआ? हमको
यहाँ पर तो क्या हुआ, ये 141, ये तो हुआ प्रॉफिट, माइनस मतलब डिक्रीज होना है, यानी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक, और ये हुआ लॉस। तो हमारे को टोटल लॉस कितना हुआ, अगर मैं इसको कंपनसेट करूंगा तो 561 का लॉस हुआ। यहाँ जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो 141 एनर्जी रिलीज हुई, तो यहां से यहाँ आया तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 141। आप इस माइनस, ये माइनस प्रॉफिट को बता रहा है, नुकसान को नहीं बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि माइनस क्या है, एक्सोथर्मी, एंथैल्पी चेंज जब नेगेटिव होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो 141, आप नेगेटिव को, आप इस नेगेटिव को देख के ये मत बोलो कि सर ये लॉस है, ये लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो 141 एनर्जी रिलीज हुई, 141 एनर्जी रिलीज हुई, तो ये हमारे को इतना प्रॉफिट मिला। अब 702 हमने इन्वेस्ट किया O-2 बनाने के लिए, तो हमारे को प्रॉफिट तो हुआ 141 का और लॉस हुआ 702 का, तो नेट लॉस कितना हुआ, नेट लॉस हो गया हमारे को, नेट लॉस जो हो गया हमारे को, वो हो गया 561 का। लेकिन अब मेरे पास जो Le2 है, ठीक है ना, अब सपोज करो Le2 लेटेस्ट एनर्जी जो 2 है उसकी वैल्यू -1200 है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, -1200 है लेटेस्ट एनर्जी। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें से -1200 कर दूंगा मैं, तो इसमें से -1200 करो, देखो कितना आ रहा है, -639। तो हमारे को यहां पर ये नेट प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ नेट प्रॉफिट, 6, ठीक है, यानी ये नेट प्रॉफिट हुआ, ये नेट प्रॉफिट हो गया। तो हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको प्रॉफिट होना चाहिए। और अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, Le1 की बात करूं, और Le1 से जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, Le1 से जो रिलीज हो रहा है वो सपोज करो 200 ही रिलीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 361, और ये 361 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आई। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक हुआ, तो ये वापस नेट लॉस हो गया। तो फिर हम ऐसा पोर्टफोलियो चलने नहीं देंगे। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आप समझ गए बात को, कि जो ये वाला जो लॉस है, ये तो जस्ट अजम्पशन दी वैल्यूज मैंने, दूसरी वाली तो, ठीक है ना। आप ये देखो, कुल मिला के ये है कि हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास नेट जो लॉस हुआ हमारे को, कितने का, इनका लॉस कितना हुआ, ये लॉस हुआ हमारे को, माइनस और इसको किया तो इतना लॉस हुआ। इस लॉस को कंपनसेट लेटेस्ट एनर्जी 2 कर देती है, यानी O-2 आयन वाला कर देता है, क्योंकि O-2 आयन जब क्रिस्टल फॉर्म करता है तो उससे जो लेटेस्ट एनर्जी निकलती है वो बहुत बहुत ज्यादा निकलती है एज कंपेयर टू इससे। तो इस वजह से सारे जो क्रिस्टल हैं, सारे जो मेटल के साथ ऑक्सीजन के जो कंपाउंड बन रहे हैं वो O-2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बनते हैं, क्योंकि जब O-2 मेटल आयन से कंबाइन करता है तो जो वो लेटेस्ट एनर्जी रिलीज करता है वो बहुत ज्यादा रिलीज करता है, यानी Le2 क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, Le1 में। तो ये रीजन है उस क्वेश्चन का। तो हमको इतना ज्यादा डिटेल नहीं बताना है, हमको ये तो क्वेश्चन ही 1 मार्क का आएगा, तो आपको तो इतना ही लिखना है कि O-2 आयंस जब Mg+2 से O-2 जब किसी मेटल आयन से कंबाइन करता है तो लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपनसेट करती है। लेकिन जब O-1 इससे कंबाइन करेगा, O-1 जब कंबाइन करेगा किसी मेटल आयन से जब O-1 कंबाइन करेगा तो जो रिलीज होने वाली लेटेस्ट एनर्जी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से क्रिस्टल अनस्टेबल हो जाता है, यानी क्रिस्टल O-2 आयन के साथ ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए O-2 आयन के ही क्रिस्टल मेटल आयन के साथ बनते हैं। तो ये एक फैक्ट क्वेश्चन था, लेकिन बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन था तो मैंने इसीलिए इसको कराया, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनके बेसिक आइडिया जो आप 11 में डिटेल में पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा चुका हूं। अब मैंने कहा था कि ना, एक तो आपको पी ब्लॉक पढ़ने से पहले इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और सेकंड केमिकल बॉन्डिंग का। अब आप कोवेलेंट बॉन्ड क्या, आयनिक बॉन्ड क्या, मैं इसमें ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाऊंगा।
पर है ना, मैं आपको एक बार हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी, इसका भी एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। डिटेल देखना हो तो मेरे YouTube चैनल के अंदर जो आहूजा क्लासेस का है उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में जाके हाइब्रिडाइजेशन और VBD और VACPR थ्योरी के 6 वीडियो बना रखे हैं, अराउंड 5 to 6 आवर के वीडियोस हैं वो, ठीक है। तो उसमें वो डिटेल समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इस क्लास में और ज़्यादा एक क्लास और लेनी पड़ेगी, उससे आपके बेसिक केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड क्या है, बॉन्ड तो होल्डिंग फोर्स होता है दो एटम्स और आयंस के बीच में। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, पहले क्लियर कर दूं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज। दो डिफरेंट वेराइटी जब आपस में मिक्स होती है तो इस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे रेड कलर अनहाइब्रिड कलर है, व्हाइट कलर अनहाइब्रिड कलर है। रेड और व्हाइट कलर को जब हम मिक्स करते हैं तो पिंक कलर बन गया, तो पिंक कलर इज अ हाइब्रिड कलर, पिंक कलर इज द हाइब्रिड कलर, तो पिंक कलर हाइब्रिड कलर है। तो इसी तरह से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना में जब कोई एटम केमिकल रिएक्शन में एंटर करता है, या यूं बोलो जब कोई एटम और आयन जैसे ही बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, तो बॉन्ड बनने से जस्ट पहले, बॉन्ड बनने से जस्ट पहले, केमिकल रिएक्शन से जस्ट पहले उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल जो स्फीयर है, p ऑर्बिटल जो डंबेल है, d ऑर्बिटल जो डबल डंबेल है, इन एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है। ये जो वैलेंसी शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें इंटरमिक्सिंग होने लग जाती है, और इंटरमिक्स होकर ये सेम शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। फिर क्लियर करूं, हाइब्रिडाइजेशन किसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल की नहीं, एटम की। कब, जब एटम केमिकल रिएक्शन में एंटर कर रहा होता है, बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर रहा होता है, उससे जस्ट पहले, उससे जस्ट पहले इस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल s p d, s का स्फीयर, p का डंबेल और d का डबल डंबेल, जिनकी एनर्जी आपस में नियरली सेम है, ये ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके एक नए तरह के ऑर्बिटल बना देते हैं, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और ये फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल बनाते समय ओवरलैप करते हैं। अब इसमें एक टर्म आती है हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट। तो ये जो हाइब्रिड स्टेट है वो क्या है, हाइब्रिड स्टेट है HS। हाइब्रिड स्टेट क्या है, HS, इसको हम HS बोलते हैं। तो हाइब्रिड स्टेट HS है। हाइब्रिड स्टेट क्या होता है, हाइब्रिड स्टेट होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन सेंटर एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो सिंपली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिड स्टेट है वो कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब जो ये लोन पेयर है, लोन पेयर कैसे फाइंड करते हैं, लोन पेयर फाइंड करते हैं हम इस तरह से। लोन पेयर में हम क्या करते हैं, लोन पेयर में हम करते हैं नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंटर एटम, Ca का मतलब सेंटर एटम, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑन सेंटर एटम डिवाइड बाय 2। तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंटर एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑन सेंटर एटम डिवाइड बाय 2।
अब यहां पर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, सॉरी टॉप टू बॉटम लेना था मेरे को। ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो ये जो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है बोरॉन वाले ग्रुप में 3 या 4, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में ये मैंने क्या लिखा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम के वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम 6, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और आपको क्लियर कर दूं मैं अब कि जो किसी भी एटम के अंदर अगर जैसे यहां क्लोरीन है तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही है, लेकिन O डबल बॉन्ड O है तो 1 पाई हो जाएगा, 1 सिग्मा हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। यानी अगर नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड हैं तो नाइट्रोजन के अंदर जो 3 बॉन्ड है इसमें से ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। तो कुल मिला के जब 2 एटम आपस में ओवरलैप करते हैं तो 2 एटम जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है और बाकी 2 पाई बॉन्ड, मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड जो बनता है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। कोएक्सियल ओवरलैपिंग यानी इस तरह से ये वाली ओवरलैपिंग, कोलेटरल मतलब ये वाली, यानी जब 2 एटम्स के ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करते हैं, ये थंब को न्यूक्लियस ले लो, इस तरह से ओवरलैप करेंगे तो दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड कोएक्सियल, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। और अगर ये नमस्ते स्टाइल में हो, इस तरह से ओवरलैपिंग हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल ओवरलैपिंग को साइडवाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं और कोएक्सियल ओवरलैपिंग को हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। अब आपको ये कंसेप्ट तो वैसे 11 से क्लियर है कि क्यों किसी एक एलिमेंट के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनते हैं और उनमें से भी एक सिग्मा और 2 पाई। फिर भी मैं शॉर्ट में क्लियर कर देता हूं कि ये देखो, ये सपोज करो px, py, pz है, ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि डायमेंशन 3 ही होते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, a1 2 3, ठीक है, ये सपोज करो px है, ये y है, ये z है, ठीक है, तो ये दोनों, ये z एक्सिस अज्यूम कर लिया, ये वाला फिंगर्स, ठीक है, जिसको मैं अभी हिला के बता रहा हूं, ये वाला z एक्सिस है, ठीक, और ये y एक्सिस ले लो और ये थंब्स जो है वो x एक्सिस पर है। तो अब क्या होगा जब ये ओवरलैप होगा तो देखो आपके सामने है ना, मैक्सिमम 3 ओवरलैपिंग ही हो सकती है, क्यों, डायमेंशन 3 है, तो एक ओवरलैपिंग तो x डायमेंशन पर होगी, दूसरी ओवरलैपिंग y डायमेंशन पर होगी, तीसरी ओवरलैपिंग z डायमेंशन पर होगी, यानी ये z डायमेंशन वाली ओवरलैपिंग, ये z डायमेंशन वाली ओवरलैपिंग, तो ये देखो ये z डायमेंशन वाली ओवरलैपिंग है, ठीक है। अब z डायमेंशन वाली जो ओवरलैपिंग है वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग है तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया क्योंकि ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग है। अब आगे क्या हो रहा है, आगे अगर ये ओवरलैपिंग और एक्सटेंड हो रहा है तो थंब से थंब यानी px से px और ये वाला फिंगर ये आपस में, तो ये दोनों जो है वो कोलेटरल ओवरलैप कर रहे हैं, ये कोलेटरल, तो ये दोनों पाई बॉन्ड हो गए। तो ये देखो जब भी 2 डिफरेंट एटम्स और एक जैसे एटम्स आपस में कंबाइन करने के लिए पास में आ रहे हैं, बॉन्डिंग के लिए आ रहे हैं, तो ऑर्बिटल्स, ये देख लो, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो फर्स्ट ओवरलैपिंग कोएक्सियल। आप 3 डायमेंशन में कहीं से भी सोचो आपको कोएक्सियल ही मिलेगी। उसके बाद फर्स्ट ओवरलैपिंग जैसे ही कोएक्सियल हो गई, सिग्मा बॉन्ड बन गई, ओवरलैपिंग आगे एक्सटेंड हुई और ये थंब से थंब कोलेटरल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, ये वाला फिंगर से फिंगर कोलेटरल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, यानी ये ओवरलैपिंग भी पाई बॉन्ड है, ये ओवरलैपिंग भी पाई बॉन्ड है, लेकिन ये ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड है। इसीलिए 2 एटम्स के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 डायमेंशन है, उनमें से एक कोएक्सियल ओवरलैपिंग वाला सिग्मा बॉन्ड होगा, और अगर वो
उसके बाद एक बॉन्ड के बाद वापस दो दूसरे बॉन्ड बना रहा है तो वो कोलेटरल होगा, यानी पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, और अगर तीसरा बनता है वो भी पाई, कोलेटरल ओवरलैपिंग वाला। अब यहां पर जो पाई बॉन्ड होते हैं वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं, इसलिए पाई बॉन्ड के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो पाई आपसे कोई पूछेगी ना, हम हाइब्रिड स्टेट के अंदर लोन पेयर प्लस सिग्मा बोलते हैं, पाई क्यों नहीं काउंट करते हैं, तो हमारा आंसर होगा पाई जो होते हैं, पाई बॉन्ड्स जो बनते हैं, पाई बॉन्ड्स जो बनते हैं वो हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में ही बनते हैं, ठीक है। और पाई बॉन्ड दो तरह के होते हैं, जब दो पी ऑर्बिटल, तीन तरह के होते हैं, जब दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हो, जब दो पी ऑर्बिटल आपस में इस तरह से ओवरलैप कर रहे हो, जब दो पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल और ये दूसरा पी ऑर्बिटल, ठीक, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, ये हुआ पाई बॉन्ड बेटा, ये ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पी पाई, इसको क्या बोलेंगे, पी पाई। तो मैं ये बताऊं, जैसे ये एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, और अब ये दोनों पास पास में आ गए और इस तरह से ओवरलैपिंग हो गई, ठीक। तो ये जब इस तरह से ओवरलैपिंग हो गई तो ये हो गया हमारा, इसको बोलेंगे हम पी पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सपोज करो ये पी एक्स था, ये पी एक्स था, तो ये पी पाई, तो इस ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे पी पाई ओवरलैपिंग, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक पी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल का डंबल शेप होता है, डी ऑर्बिटल का डंबल शेप होता है, तो ये कोई पी ऑर्बिटल है और ये डी ऑर्बिटल। अब अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ये जो ओवरलैपिंग है इसको बोलेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड, और इसको बोलेंगे पी पाई बॉन्ड। समझ में आ गया, ये सारी टर्म्स काम आएगी। इसी तरह से ऐसे दो डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें तो डी पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो डी पाई में ऐसे दोनों डी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो मैं ये सब आपको एक शॉर्ट समअप दे रहा हूं, रिव्यू कर रहा हूं, ताकि आपको पी ब्लॉक पढ़ते वक्त मैं ये चीजें वापस रिपीट नहीं करूंगा, मैं एक फ्लो में पढ़ा दूंगा पी ब्लॉक को, ये मानते हुए कि आपने 11th में अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर है, और नहीं भी है तो मैंने 2-3 शुरू की क्लासेस लेकर उनमें आपको एक समअप दे दिया। और जिन स्टूडेंट का क्लियर नहीं है वो 11 के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग के वीडियोस देख लो। आप पूरी इनऑर्गेनिक में टोटल पी ब्लॉक, टोटल एस ब्लॉक, टोटल डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, यानी पूरी इनऑर्गेनिक में अगर आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हो, अपने आप को इनऑर्गेनिक पढ़ते वक्त आप हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हो, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, उसकी एक ही मेडिसिन है, और वो है 11 के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो और बेसिक रिडॉक्स कंसेप्ट समझ लो, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। आपको कभी भी इनऑर्गेनिक टफ नहीं लगेगी, ठीक है। जो फैक्ट है वो तो सबके लिए इक्वल है, ठीक है। तो वो फैक्ट तो रटने ही है कि जैसे चिली सॉल्टपीटर का फॉर्मूला क्या है, कॉपर पायरेटिस का फॉर्मूला क्या है, तो वो एक अलग चीज है, यहाँ कोई इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। लेकिन कंसेप्चुअल ऑर्गेनिक में कंसेप्चुअल इनऑर्गेनिक में और रीजनिंग में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। मैं बार बार कह रहा हूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग देख लो, ठीक, पढ़ लो वापस। अब देखो, अब ये हो गया। अब मैं जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा रहा हूं कुछ मॉलिक्यूल्स पे। अब जैसे मैंने ClF3 लिया, तो ClF3 के क्लोरीन पे नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये रहा नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंटर एटम। तो यहाँ क्लोरीन सेंटर एटम है, क्योंकि क्लोरीन से सारे फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। 7 - 3 डिवाइड बाय 2, दिस इज द 2 लोन पेयर। 7 - 3 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 2 लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 सिग्मा। सीधा ये लिख लो ना, क्योंकि इनमें सब में ये जो फर्स्ट कोई दो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा है, तो ये तीनों रेड बॉन्ड सिग्मा है, क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन का एक ही इनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। तो ये हाइब्रिड स्टेट आ गई 5। अब मैं क्लियर कर दूं, हाइब्रिड sp होता है, ये तो यहां खत्म हो गया,
ये तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं मैंने, ठीक है ना। अब हाइब्रिड स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, HS2 हो सकती है, 3 हो, 4, 5, 6, 7 जो भी हो। तो जब हाइब्रिड स्टेट 2 आ रहा है तो इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है। जब हाइब्रिड स्टेट 3 आ रहा है तो sp2 है। जब हाइब्रिड स्टेट 4 आ रहा है तो sp3 है। जब 5 आ रहा है तो sp3d है। जब 6 आ रहा है तो sp3d2 है। और जब 7 आ रहा है तो sp3d3 है। अगर आपके पास हाइब्रिड स्टेट 4 तो sp3, हाइब्रिड स्टेट 6 तो sp3d2। तो हाइब्रिड स्टेट 4 का मतलब क्या हुआ कि हाइब्रिड उस एटम के जो वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल है उसमें 1 स्फीयर s और 3 p डंबल ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। इसी तरह से अगर 6 हाइब्रिड स्टेट आ गया तो 6 हाइब्रिड स्टेट आने का मतलब यह हुआ कि उस एटम के वैलेंसी शेल का एक स्फीयर s ऑर्बिटल, 3p डंबल ऑर्बिटल, 2 डबल डंबल d ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी आपस में नियरली सेम है और एनर्जी नियरली सेम होने है और शेप डिफरेंट है। तो वापस सुनो, 6 हाइब्रिड स्टेट का मतलब क्या हुआ, 1 स्फीयर s, 3 डंबल p, 2 double dumbbell d orbital involved in hybridization, and after hybridization 6 sp3d2 hybrid orbital obtain। ठीक है, तो हाइब्रिड स्टेट से ही क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हाइब्रिड स्टेट 5 आई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन ClF3 का जो क्लोरीन है, ClF3 का जो क्लोरीन है, ClF3 के क्लोरीन में 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 1d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो देखो अब, और आपको है ना खाली नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लर्न होने चाहिए। स्टूडेंट सोचता है कि क्लोरीन का 17 है तो वो यूं करने लग जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ठीक है। हमारे पास क्लियर है, क्लोरीन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है। तो जब नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है तो 1 2, ये s है, ये p है, ये d है। s में 2 भर दिए, इसमें 5 भरने, 1 2 3, ठीक है। ये सेम एनर्जी लेवल है तो हंस रूल लगा देंगे और ये होगा। अब ये क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑटोमेटिकली आ गया। हमको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 2 s में आ जाएंगे, p में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास हाइब्रिड स्टेट क्या आई है, अब हमारे पास हाइब्रिड स्टेट आई है बेटा, अब हमारे पास हाइब्रिड स्टेट क्या आई है, अब हमारे पास हाइब्रिड स्टेट आई है sp3d, sp3d, ये sp3d। इसका मतलब यहाँ 1s 3p और 1d, यानी ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले जो सारे ऑर्बिटल्स हैं, कौन से 1s 1 ये और ये सारे के सारे किस में इन्वॉल्व हैं, ये सारे के सारे इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अब इनकी इंटरमिक्सिंग हो गई। अब जब इनकी इंटरमिक्सिंग हो गई तो हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए, 1 2 3 4 5। क्योंकि देखो कभी भी है ना, जितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इनिशियली किसी भी एटम के वैलेंसी शेल के इनिशियली जितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे। जैसे sp3 में क्या होगा, 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल, 4 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल। तो ये जब इंटरमिक्सिंग होगा तो 4 सेम शेप सेम एनर्जी के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे। यहां पर क्या हो रहा है, 1s ऑर्बिटल ClF3 के क्लोरीन में, 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल और 1d ऑर्बिटल, ये आपस में मिक्स हो रहे हैं। मिक्स होने के बाद आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन 5 सेम शेप सेम एनर्जी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, अब ये मिक्स होकर हमारे पास sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। और वो कितने मिलेंगे, वो मिलेंगे हमारे को ये 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारे को 5 मिले।
हमेशा हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से एक बिग लोब होता है और एक स्मॉल लोब होता है, ठीक है। तो ये किसको डिनोट करता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल को, ठीक है। तो अब यहां पर हर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? sp3d, 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 sp3d और ये sp3d, ठीक है। अब ये क्या है? सारे के सारे सेम शेप सेम एनर्जी है, और जब सेम शेप सेम एनर्जी आता है बेटा, जब सेम शेप सेम एनर्जी आता है तो हम उसको डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम पढ़ रहे हैं कि डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हम हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल यूज करते हैं। और हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या होता है कि जब हम डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं सेम स्पिन का। तो अब मेरे पास क्लोरीन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स इनमें भरने। अब भूल जाओ ग्राउंड स्टेट। अब इस स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, यानी हाइब्रिडाइजेशन के बाद वाली स्टेट। तो क्या हो जाएगा? अब सबकी एनर्जी सेम है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, 1 1 1 1 1, यानी ये हो गया 1 2 3 4 5, सबको एक एक दे दिया, हंट्स रूल, ठीक। अब जब सारे डीजेनरेट एनर्जी लेवल फुल हो जाएंगे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया। तो अब आप क्या देख रहे हो? इसमें ये दोनों तो हो गए फुल्ली फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दोनों तो हो गए फुल फील्ड sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये तीनों हो गए हाफ फील्ड sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब इस केस में ये दोनों फुल फील्ड हैं, तो ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हम इनको लोन पेयर बोलेंगे। ये 2 लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर एक, ये रहा दूसरा, तो ये 2 लोन पेयर्स हैं ये रहे। और अब ये तीनों इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में। और मैंने क्या कहा? हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कोएक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। तो इसीलिए इन तीनों की ये तीनों जब ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे तो उस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे बोलेंगे। तो ये तीनों फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया इन्होंने। तो इस तरह से मैंने आपको एक ClF3 का एग्जांपल दिया हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब मैंने ये देख, अब अगर मैंने NCERT के अंदर तो क्वेश्चन भी है, सबसे लास्ट ये पूछ रखा है उसने BRF3 का। तो BRF3 में भी बात वही होगी बेटा, ब्रोमीन, ठीक है। और यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, सेम एग्जांपल है वही, ठीक है ना। एनीवे, अब कुछ और एग्जांपल दे देता हूं मैं। तो अब देखो, जैसे ClF3 की जगह मैंने ले लिया कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया, SF4 ले लिया। चलो अब SF4 लूंगा तो SF4 में सल्फर पर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 -4, क्योंकि 4 है तो क्या आ जाएगा? 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा, फिर हाइब्रिड स्टेट 5 sp3d। अब यहां ब्रोमीन की जगह मैं सल्फर लिख दूंगा। सल्फर में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, तो एक कम कर दिया। तो ये सल्फर का हो गया। सल्फर में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, तो 2s में भर दो, 4 ये भर दो। अब ये इसी में चेंज कर रहा हूं, स्क्रीन पे प्रॉपर ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? हमारे को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? हमारे को वापस देखो, हमारे को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इनमें? वो sp3d है, तो सिचुएशन तो यही है। अब हमारे को 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 sp3। तो ये फुल्ली फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये हो गया 1 लोन पेयर। और बाकी ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे टर्मिनल एटम के साथ, मतलब फ्लोरीन के साथ। टर्मिनल एटम मतलब फ्लोरीन हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लूं PCl5 वाला, तो PCl5 में देखो क्या है? PCl5 में फास्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5 5 डिवाइड बाय 2, तो 0 लोन पेयर आ रहा है, 5 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, फिर हाइब्रिड स्टेट 5 आ रही है। तो यहां हम फास्फोरस लिख देंगे। फास्फोरस के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो ये देखो 1 2 3 4 5। फास्फोरस हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली का है, ठीक है।
नाइट्रोजन फैमिली का है, ये रहा। और दूसरा, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मेरे को इनमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें एक भी फुल्ली फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, सारे के सारे हाफ फील्ड हैं, सारे के सारे बॉन्डिंग में आ जाएंगे। तो ये पांचों के पांचों sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड हैं, ठीक है, ये अब क्लोरीन के साथ ओवरलैप करके PCl5 बनाएंगे। अब जैसे मैं किसी आयन की बात करूं, जैसे हम बात करें ICl4 माइनस आ गया, ICl4 माइनस। अब देखो, जब भी कोई चार्ज आ जाए, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, कार्बोनियम आयन पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो कार्बोनियम आयन पर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कार्बन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। लेकिन ये कार्बन प्लस है, तो कार्बन प्लस है तो कार्बन के वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंटर एटम, या सेंटर आयन है तो आयन पर हो जाएगा। अब कार्बन में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कार्बन प्लस में 3 हो जाएंगे, 3 माइनस टोटल बॉन्ड 3 डिवाइड बाय 2, 0 लोन पेयर, और ये 3 सिग्मा। तो यहाँ कार्बोनियम आयन पर जो हाइब्रिड स्टेट आ जाएगी 3 आ गई, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर मैं यहीं पर अगर कार्बोनियम आयन की जगह अगर मैंने कार्ब एनायन लिया होता, नेगेटिव आयन ले लिया होता, तो कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 होते देता, लेकिन कार्बन को माइनस किया तो 1 बढ़ जाएगा, 5 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 लोन पेयर 3 सिग्मा। और जब 1 लोन पेयर 3 सिग्मा आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। तो जब आयन में आप ध्यान रखो, आयन में हमेशा ध्यान रखो बेटा, अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम कर दो, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, उतना ही बढ़ा दो। अब जैसे NH3 है तो ये तो न्यूट्रल है, ठीक है, तो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, तो ये sp3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही H3O प्लस आ गया, हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन इसका सेंटर एटम है, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन उसी से जुड़े हुए हैं, और ऑक्सीजन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, यहाँ O प्लस में हो जाएंगे 5, तो 5, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 5 माइनस 3 हाइड्रोजन है, डिवाइड बाय 2, तो H3O प्लस में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां पर देखो आयोडीन, अब आयोडीन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 7, और नेगेटिव का 1 हो गया तो ये गया 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, इट्स कम्स आउट 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा, 6 HS, sp3d2। तो समझ में आ गया आपको, ये माइनस लगा होना चाहिए। अब ये मत सोचो कहाँ है, ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स तो स्टूडेंट को वैसे अपने आप ही याद हो जाते हैं। अब यही अगर मैंने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करूं, आयंस पर कर रहा हूं, तो PF6 माइनस, ठीक, तो अब फास्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 5 थे, लेकिन अब यहां पर कितने हो जाएंगे, 5 की जगह कितने हो जाएंगे, 6 माइनस 6 डिवाइड, फास्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फास्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 है, फास्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन अब इस पे क्या है, नेगेटिव लिखा हुआ है, तो 6 करेंगे, 6 माइनस 6, तो ये 0 लोन पेयर, 6 सिग्मा, ये हो जाएगा 6 HS, sp3d2। तो इस तरह से sp3d2 के कुछ एग्जांपल लिए मैंने, ठीक है, और फिर इस तरह से ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बना के करेंगे अपन, ठीक है। अब मैं यहां पर खाली आपको मॉलिक्यूल कुछ एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। IF7, तो IF7 में क्या हो जाएगा, आयोडीन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 माइनस 7 डिवाइड बाय 2, 0 लोन पेयर, और ये 7 सिग्मा, तो ये हाइब्रिड स्टेट हो गई 7 sp3d3। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं, जो जेईई मेंस 2016 के पेपर में था, वो अभी दे रहा हूं, ये देखो ICl2 माइनस,
पहले इस पे निकालो, ये क्वेश्चन नहीं था, दूसरा था, उन्हें अभी करा रहा हूं तुमको 2 मिनट, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 आयोडीन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक बढ़ गया 2, कितना आ जाएगा 3 लॉन पेयर 2 सिग्मा 5 HS sp3d। चलो अब जो जेई मेंस में क्वेश्चन आया था वो करा रहा हूं, लेकिन एक बार और देखो, मैं ICl2 का अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनेगा, जो मैंने अभी बात कही, ये क्या है ICl2 माइनस, ये क्या है, ये है ICl2 माइनस, और इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, और इस पे 2 बॉन्ड है। क्वेश्चन आया था, ट्रिकी क्वेश्चन था, आते ही ट्रिकी क्वेश्चन है, I3 माइनस में अब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, जैसे मैंने अभी निकाला वैसे अब I3 माइनस में निकालो। चलो ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। यहां से मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा ट्रिक भी होती है। हाँ, कर लिया आपने, अब मैं कर लेता हूं। देखो I3 माइनस है, ठीक है, तो I3 माइनस हो गया, तो ये आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें इसने क्या किया, इसने सेंटर भी आयोडीन है और टर्मिनल भी आयोडीन है, ठीक है, यानी ये स्ट्रक्चर हो गया I3 माइनस का। अब यहां आपको दिमाग लगाना था, बच्चे यहां 3 लिख देते हैं, यही तो मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं 8 माइनस 3, और फिर अपनी जगह खड़े होकर कूदने लग जाते हैं, सर देखो ऑड नंबर आ गया। आप तो बोलते हो कभी हाइब्रिड स्टेट ऑड नंबर नहीं आएगी, देख लो बेटा नहीं आएगी, ठीक है। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ऑड नंबर में हो ही नहीं सकता, आधा एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या एनीवे वो बात की बात है, पहले ये देख लो, इसको समझ में आ गया बेटा आपको, ठीक है। यानी यहाँ दोनों क्लोरीन हटा के आयोडीन लगा दो, तो यहाँ पर सेंटर एटम और टर्मिनल सेम है, इसीलिए एक वैल्यू बढ़ गई। तो इसमें से एक तो I3 है, तो एक आयोडीन तो सेंटर रहेगा, उसको तो हटाओ ना, उसमें तो निकाल ही रहे हैं, ठीक है। हमेशा हमने जब सेंटर पे निकाला तो सेंटर पे कितने बॉन्ड है, तो एक इसमें आयोडीन सेंटर हो जाता। तो ये क्वेश्चन आया था बेटा एग्जाम में 2016 जेई मेंस के पेपर में, कैरेट पे। अब चलो कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, CO2 SO2 SO3, ये सारे अभी अपन को पी ब्लॉक में फाइंड आउट करने को आएंगे, क्योंकि ये देखो सल्फर है तो यहाँ SO2 SO3 आएगा, या अभी जैसे मैंने बताया ClF3 BrF3 BrF5 IF7 IF3, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स की जब हम प्रॉपर्टी और शेप डिस्कस करेंगे तो ये हेलोजन फैमिली में आएगा। सल्फर में SF2 SF4 SF6 आएगा, PCl5 PCl3 NCl3 NS3 H2O H2S, तो इन सब के आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, शेप निकालोगे, तभी तो इन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी डिस्कस कर पाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। नेक्स्ट क्लास अभी देखता हूँ, शेप सिखा दूंगा, नहीं तो फिर मेरे को अभी बॉन्डिंग की एक क्लास और लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलो निकाल करो, वीडियो पोस्ट कर लो, CO2 और SO2 पे निकालो, SO3 पे निकालो, फिर मैं निकालता हूँ। चलो अब मैं कर रहा हूँ बेटा, अब अपने आंसर चेक करो। या सेंटर एटम कौन सा है, कार्बन है, कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, वेरी गुड बेटा, ठीक। और तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंटर एटम। अब बॉन्ड कार्बन पे टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4, बहुत बच्चों ने 2 लिख दिया, मुझे मालूम है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, अब ये तो सबको ही मालूम है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो जब ऑक्सीजन टर्मिनल, अभी तक जितने भी टर्मिनल ले रहा था उनकी वैलेंसी सिंगल थी, तो डायरेक्ट ही ले रहा था, IF3 है तो सीधा 3 ले रहा था, ClF3 है तो सीधा NS3 है तो सीधा 3 ले रहा था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो क्या हो जाएगा 0 4 - 4 डिवाइड बाय 2, क्या आ जाएगा 0 डॉन पेयर, यस। अब फिर गलती कर दी, 4 सिग्मा, कहाँ है 4 सिग्मा, जब डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड है। मैंने अभी बताया कि सिग्मा ये पाई में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल
पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा में हाइब्रिड करते हैं, इसलिए पाई बॉन्ड को हाइब्रिड स्टेट में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो 2 सिग्मा। ठीक है, कुछ बच्चों ने अच्छा किया, वेरी गुड, उनको मैं शाबाशी दे रहा हूँ। sp 0 लोन पेयर 2 सिग्मा लीनियर मॉलिक्यूल बन जाता है ये। अब SO2 कर रहा हूँ, फिर SO3 भी बता रहा हूँ। चलो SO2 में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6। अब वही वाली बात, सल्फर आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 1 लोन पेयर। अब यहाँ आ जाएगा 1 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा हाइब्रिड स्टेट 3 sp2। ठीक है, तो ये हो जाता है डबल बॉन्ड 1 लोन पेयर 2 सिग्मा। अब मैं अगर SO3 लूं, अब SO2 और SO3 दोनों के शेप हाइब्रिडाइजेशन हमारे सिलेबस में, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस कितना आ जाएगा 6, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड। ये बनाने की जरूरत नहीं बेटा, इतना तो आपको याद रहना चाहिए। ये 0 लोन पेयर, सिग्मा कितने आ जाएंगे 3 सिग्मा आ गया, हाइब्रिड स्टेट कितनी आ गई 3 sp2। ठीक, तो ये तीनों रेड वाले बॉन्ड पाई ले लो, तो ब्लैक वाले सिग्मा है, ये वाला शेप हो गया। अब चलो इस पे करो, HeO3 पे निकालते हैं। जिनोन और क्रिप्टॉन के कंपाउंड बनते हैं, जो हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जिनोन में 8 माइनस 3 गलत 6। ठीक, क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा 2 1 लोन पेयर, और ये सीधा एक एलिमेंट हमेशा एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये सिग्मा में तो सीधा 3 है तो 3 लिख दो। ठीक, 4H sp3, ये जिनोन डबल बॉन्ड है, तो एक पाई है एक सिग्मा है, टोटल 6 बॉन्ड है। तो इस तरह से हम देखो, आप हर तरह के मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल पा रहे हो। ठीक है, अब ध्यान दो, CO3 माइनस 2, SO4 माइनस 2, ClO2 माइनस, ClO3, BrO4 माइनस। चलो इन पे निकाल लेते हैं। अब इनमें भी अब मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं बेटा। देखो, कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4, आप नहीं लिखेंगे 4, क्यों, मैंने क्या कहा, नेगेटिव आयन है, तो कितना है -2, तो कार्बन पे नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, माइनस का 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें और जुड़ गए, तभी तो -2 आया। तो अब इस CO3 -2 के कार्बन पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 कंसीडर करेंगे। 3 ऑक्सीजन है तो 6 बॉन्ड है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 0 लोन पेयर, कितने, एक ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 3 ऑक्सीजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 3HS sp2। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। इस एग्जांपल से समझो, सल्फर में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, -2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने कंसीडर करेंगे 8, क्योंकि नेगेटिव 2 है। तो अब इसमें सल्फर में 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 हैं -2 है तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, इसीलिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 से बढ़कर 8 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2, तो डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 8 बॉन्ड हो गए, 8 - 8 डिवाइड बाय 2। मैंने क्या कहा, ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। और ये एक ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 4 सिग्मा, ये 4HS sp3। ठीक, समझ में आ गया होगा, नहीं तो अभी 2 और बाकी हैं, ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, किस क्लोरीन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7, एक बढ़ गया माइनस, तो 8 हो गया। क्लोरीन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 7, नेगेटिव 1 है तो 1 बढ़ गया, तो ये 8 हो गया ना। तो इसीलिए क्लोरीन पर हम 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। ठीक है, तो 8 माइनस ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, 2 ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड 4, क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 2 लोन पेयर क्लोरीन पर। ठीक, और 2 ऑक्सीजन है तो बस एक एलिमेंट एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 2 ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 4 हाइब्रिड स्टेट आ जाएगी sp3।
अब आ जाओ ब्रोमीन। ब्रोमीन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। ठीक, एक बढ़ गया तो इसमें भी यही सिचुएशन रहेगी। तो ब्रोमीन के अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 8। 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है तो 8 हो जाएंगे। 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 0 लोन पेयर। 4 ऑक्सीजन है तो सीधा 4 ऐड कर दो, 4Hs आ जाएगा। इस तरह से आप ऑक्सो आयंस में भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑक्सो आयन में भी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब जैसे देखो, अब ये आ गया जैसे IO3 माइनस, ये भी ऑक्सो आयन है, तो क्या हो जाएगा? आयोडीन, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7, एक बढ़ गया 8, 3 है तो 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। ठीक, 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन कितने? 3 सिग्मा, 4Hs sp3। ठीक है। ऑक्सो आयन में क्या होता है? एलिमेंट, ऑक्सीजन और आयन, नेगेटिव चार्ज है। एलिमेंट, ऑक्सीजन और आयन, जैसे KMnO4 में MnO4 माइनस ऑक्सो आयन है, K2Cr2 Cr2O7 -2 ऑक्सो आयन है, PO4 -3 ऑक्सो आयन है, CO3 -2 ऑक्सो आयन है। तो ये देखा हमने। अब देखो जैसे ये है POCl2, सॉरी POCl3, SOCl2, SO2Cl2, बस ये लास्ट 4 करा देता हूं। ये सारे हमारे सिलेबस में, 12 के सिलेबस में ये सारे। तो POCl3 के फास्फोरस पर, SOCl2 के, चलो थोड़ा ट्राई करके देखो। ठीक है, थोड़ा, क्योंकि सब ये सब आपको ऑलरेडी आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, क्योंकि आप 12th स्टूडेंट हो। 11th में ये सब हमने अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, तो ध्यान देना बेटा। यहां फास्फोरस सेंटर एटम है, तो फास्फोरस पे नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5। ठीक, अब देखो फास्फोरस है, सीधी सी बात है, कोई जरूरत नहीं स्ट्रक्चर बनाने की, नहीं बना रहा हूं मैं स्ट्रक्चर। फास्फोरस में 5, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, क्लोरीन के 3 है तो 3, टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 5। 5 - 5 डिवाइड बाय 2, 0 लोन पेयर। मैंने क्या कहा? एक एलिमेंट एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल एलिमेंट कितने? एक ऑक्सीजन है और 3 क्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है और 3 क्लोरीन है, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन, यानी 4, 4 सिग्मा ही हो गए, 4Hs आ जाएगी, sp3 आ गया। जिसको नहीं समझ में आया ये यहां से समझो। मैंने क्या कहा? फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड बनाएगा, बना दिया। फिर 3 क्लोरीन है, 3 बॉन्ड बन जाएंगे। अब फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा ही है, डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये रेड वाला पाई बॉन्ड हो गया। इसी तरह से आप SOCl2 का भी निकाल सकते हो, XeOF2 का भी निकाल सकते हो। अब यहां पर सल्फर का हो जाएगा, वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6। एक ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड? एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, और ये 2 क्लोरीन के 2 बॉन्ड हो जाएंगे, तो टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे? टोटल बॉन्ड हो जाएंगे 4। तो 6 - 4 डिवाइड बाय 1 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा, क्योंकि 3 ही तो एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन, तो यहां वापस 4Hs आ गया, sp3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 लोन पेयर, और इस तरह से। और मैंने एक्स जीनोम पे 8, एक ऑक्सीजन के 2, और ये अब तो डायरेक्ट कर दो बेटा 4, तो ये आ जाएगा 2 लोन पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवीए बहुत बार 12th में एग्जाम में आया हुआ है। 3 सिग्मा, 5Hs sp3d2, sp3d। ठीक, इसी तरह से अगर मैं SOCl2 की बात करूं तो ये SO2Cl2, तो अब तो फाइंड आउट कर ही सकते हो बेटा। तो अब कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सो आयन हो, नॉर्मल आयन हो, POCl3 हो, SOCl2 हो, XeOF2 हो, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? इस तरह से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं यहां तक तो क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा डिस्कस करूंगा शेप और
वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं शेप बता दूंगा, शेप और VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन करने को मैं कोशिश करूंगा, हाफ एन आवर में वो कवर करा दूं और 15 मिनट्स में डायपोल मूवमेंट पढ़ा दूं और 15 मिनट्स में फजांस रूल पढ़ा दूं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको शेप और शेप पर लोन पेयर का क्या इफेक्ट होता है वो, और उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा डायपोल मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, पोलरिटी और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे फाइंड आउट करते हैं, और साथ में फजांस रूल जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट क्लास एक और लेनी पड़ेगी जिसमें पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने से पहले बेसिक क्लास एक और रहेगी मेरी।